दोस्तों, आज हम संविधान के मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से 2 मौलिक अधिकारों के संबंध में सामग्री लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभान्वित होंगे। आज हम जो मौलिक अधिकारों के 2 अधिकारों का वर्णन करेंगे, एक समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक का हम इस विश्लेषण करेंगे और दूसरा विशेष स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के मौलिक अधिकारों का हम वर्णन करेंगे। दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है, समता का मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में बताया गया, 14 में कहा गया है कि हमारे देश में जो भी नागरिक या गैर नागरिक हैं, रहते हैं, जो भी नागरिक या गैर नागरिक हैं, उन्हें कानून की दृष्टि में सबको समान समझा जाएगा। यानी कानून की दृष्टि में सभी बराबर होंगे, सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, MP, MLA यानी सांसद, संसद के सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये जो सदस्य होते हैं या ये लोग होते हैं, ये विशेषाधिकारों से लैस हैं। इसीलिए समता का या समानता के अधिकारों का यानी इन पर जो वो विशेषाधिकारों से यानी लैस हैं, समता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन इन्हें अपवाद के रूप में रखा गया है। मित्रों, अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि राज्य, अनुच्छेद 15 के 1 में, अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है कि राज्य यानी सरकार किसी भी नागरिक के विरोध यानी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग यानी स्त्री या पुरुष है या कहीं भी जन्म लिया है, वो सब कानून की दृष्टि में समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी कानून की दृष्टि में सब बराबर होंगे। अनुच्छेद 15(2) में ये बताया गया है कि दुकानों, पार्कों, भोजनालयों, मनोरंजक स्थल यानी या तालाब या कुएं, सब पर, सभी स्थानों पर सभी नागरिकों को जाने का अधिकार है। कोई व्यक्ति उसको यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म के, मूल वंश के, जाति के, लिंग के, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश के आधार पर दुकान, पार्क, भोजनालय, मनोरंजन स्थलों पर या सार्वजनिक नलकूपों या कुओं, तालाबों पर अगर जाने से रोकता है तो वह दंड का भागी होगा। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अनुच्छेद 15(3) में ये बताया गया है कि स्त्रियां एवं बालक, जो स्त्री और जो बालक हैं, विशेष कानून उनके उत्थान के लिए यानी स्त्री और बालकों के उत्थान के लिए राज्य सरकार चाहे तो वो कानून बना सकती है। राज्य सरकार से मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार बच्चों के या स्त्रियों के संबंध में इसको उत्थान के लिए कोई विशेष कानून बना सकती है। लेकिन ये विशेष कानून अगर बनाया जाता है बच्चों और महिलाओं के लिए तो वह यानी समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये मौलिक अधिकारों में 15(3) में स्पष्ट कर दिया गया है। अनुच्छेद 15(4) में बताया गया है कि अनुच्छेद 15(4) और 29(2) यानी दोनों को साथ साथ पढ़ने पर यह बताया गया है कि हमारे समाज में कुछ दबे कुचले लोग रहे हैं, जो सदियों से दबे कुचले आए हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार या राज्य यानी उत्थान के लिए विशेष प्रोविज़न करेगा। इसके लिए इसी के तहत यानी SC और ST के लिए विशेष आरक्षण का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। अगर ऐसा प्रावधान किया जाता है तो ये समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये भी समता के अधिकार का एक अपवाद है। अनुच्छेद 16 में कई मुख्य रूप से 4 प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि राज्य लोक नियोजन के समय में
कोई यानी भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन का मतलब है अगर कहीं भी कोई जगह निकलती है तो सभी व्यक्तियों को जो भी एलिजिबल है या अहर्ता रखता है तो कोई भी जगह निकलती है या वैकेंसी निकलती है उसमें वह फार्म भर सकता है। इसके लिए कोई भी सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको प्रतिबंधित नहीं करेगी अगर, क्योंकि यानी हमारे संविधान में ये व्यवस्था 16(1) में कर दी गई है। यानी लोक नियोजन में यानी जनता यानी आम जनता के लिए कोई पद निकलते हैं सभी को वहाँ पर अप्लाई करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 16(2) में बताया गया है कि राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति अगर किसी पद के लिए जाता है, किसी भी राज्य में जाता है और वो अहर्ता रखता है तो वहाँ की सरकार अगर वह परीक्षा को पास करता है या उत्तीर्ण करता है तो वहाँ की सरकार उस नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं कर सकती कि वह लिंग के आधार पर नहीं कर सकती कि वह पुरुष है या महिला है, या जन्म स्थान कि वह वहाँ का रहने वाला यहाँ नौकरी नहीं देंगे। इस तरह का प्रोविज़न या जो दिया गया है इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16(3) में ये प्रोविज़न दिया गया है कि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। पिछड़े नागरिकों के लिए हमारी संविधान में पिछड़ा कौन है इसके बारे में स्पष्ट प्रोविज़न नहीं किया गया है। यानी पिछड़ा कौन है इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई, यानी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है। पिछड़ा कौन है इस बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई है। ये अनुच्छेद 16(4) में बताया गया है। 16(4) में अनुच्छेद 16(4) में ये प्रोविज़न है कि नागरिकों के लिए जो है ये नागरिकों के लिए यानी जो पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके उत्थान के लिए अगर राज्य कोई विशेष प्रावधान करता है, विशेष प्रावधान से मतलब अगर उनके उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो वह इसके यानी समानता के अधिकार के विरोध में नहीं समझा जाएगा। लेकिन अनुच्छेद यानी जो 16(5) में बताया गया, अनुच्छेद 16(5) में किसी धार्मिक संस्था का पद अगर कोई धार्मिक संस्था है उसके लिए वो पद रिजर्व होगा उस संप्रदाय के व्यक्ति के लिए। जैसे आपकी समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बता दूं, जैसे भारतीय सेना में जो हिंदू लोग होते हैं उनके पूजा स्थल के लिए मंदिर बनाए जाते हैं, मुस्लिमों के लिए मस्जिद बनती है, ईसाइयों के लिए गिरजाघर बनता है और सिखों के लिए यानी गुरुद्वारे बनते हैं। वहाँ पर इनके रखरखाव के लिए यानी हिंदुओं में एक वहाँ के पुजारी को चयनित किया जाता है, मस्जिदों में एक मौलवी को चुना जाता है। तो वहाँ सेना में इन पदों के लिए केवल उसी समुदाय से व्यक्ति को लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहे, अगर हिंदू कहे कि नहीं मुझे मस्जिद में मौलवी बनना है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रोविज़न किया गया है क्या किसी धार्मिक संस्था का पद रिजर्व उन्हीं के लिए है क्योंकि उसका व्यवस्था वही अच्छी कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। ऐसा करना ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया है ये कि अस्पष्टता को अमान्य किया गया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं अस्पष्टता भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी रही है। हमारा समाज असमानता पर आधारित था। आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तमाम तरह की समस्याएं जो असमानता पर आधारित थीं, यही कारण था हमारे समाज में कभी एकता नहीं रही और तमाम लोग हमारे समाज पर आए आक्रमणकारी, उन्होंने यहाँ को विजित किया क्योंकि समाज में एकता का अभाव था। यानी यही कारण था करीब 600 साल मुसलमानों ने भारत पर शासन किया और 200 साल अंग्रेजों ने, यानी करीब 850 साल गुलाम रहा। कारण सिर्फ एक ही था, समाज में एकता का अभाव। इसी को सोचते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अस्पष्टता जो छुआछूत थी उसको ख़त्म कर दिया और अस्पष्टता को अमान्य घोषित कर दिया और ये प्रावधान कर दिया कि हमारी सरकार को ये अधिकृत किया वो चाहे तो संसद के द्वारा इस अस्पष्टता को ख़त्म करने के लिए कोई कानून बना सकती है। और यही कारण था 1955 में अस्पष्टता उन्मूलन कानून बनाया गया जिसके आधार पर कोई व्यक्ति किसी को अगर जाति के आधार पर दंडित करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रोविज़न हमारे संविधान में दिया गया है।
अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, क्योंकि उपाधियाँ जो हैं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं, समता का उल्लंघन करती हैं, समता के अधिकार का। दोस्तों, हम जानते हैं अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ यहाँ के लोगों को, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, उसको अपना पेट बनाने के लिए, उसको अपना पालतू बनाने के लिए उसको लंबरदार जैसी तमाम तरह की उपाधियाँ देते थे, जिससे अंग्रेज़ उसके माध्यम से आम जनता पर अपना अधिकार बनाए रखते थे। लेकिन इसको देखते हुए सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। कोई भी उपाधि किसी के द्वारा दी गई, ना तो राज्य देगा ना ही केंद्र देगा ऐसी उपाधि। हाँ, इसके लिए हम आपको बता दें, इस अनुच्छेद में ये कहा गया है, कोई व्यक्ति गुणीजनों के आधार पर अगर किसी के अंदर गुण हैं और गुण के आधार पर किसी को राजकीय संस्था जैसे विश्वविद्यालय है, स्कूल हैं, उनके गुणों के आधार पर जो परीक्षा पास करते हैं, जो उपाधियाँ दी जाएंगी, वो अपने नाम के आगे प्रयोग कर सकते हैं। और राज्य के द्वारा जैसे दिए गए कोई उपहार, जैसे कोई पुरस्कार होते हैं, और वो उपाधियाँ कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, ये जो पुरस्कार मिलते हैं, जो चूँकि इन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति इनको अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते। हाँ, जो विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उपाधियां हैं, उनको कोई भी व्यक्ति आप उनके अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। तो मित्रों, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की व्यवस्था करता है। अब अनुच्छेद 19 पर आते हैं। ये विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद ये 19 से लेकर 22 तक वर्णन है। अनुच्छेद 19 में पहले 7 स्वतंत्रताएं हुआ करती थी, लेकिन सन 1978 में मोरारजी देसाई ने, यानी 1978 में जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का जो मौलिक अधिकार 1901 चा में था, 7वां, इसको ख़त्म कर दिया और इसको अनुच्छेद 300 में 300 का बना के रख दिया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के इसे सांविधिक अधिकार घोषित कर दिया। उसके बाद ये केवल 6 ही मौलिक अधिकार रह जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 7 स्वतंत्रताएँ थी, अब ये 6 रह गई हैं। अनुच्छेद 19(1) में वाक स्वतंत्रता की बात कही गई है। वाक स्वतंत्रता का मतलब होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचार कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये विचार राष्ट्र विरोधी नहीं होने चाहिए। यदि आप ये विचार आपके राष्ट्र विरोधी होते हैं, इसका मतलब है तो ये आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। आप सामान्य रूप से अपने विचार कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 1B, ये अनुच्छेद 1B के तहत शांतिपूर्ण या आयुध सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। आप कहीं भी देश में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि वो प्रदर्शन अहिंसक होना चाहिए, अगर वो हिंसक हो गया तो सरकार कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। अनुच्छेद 19(1) में यानी हमारी जो संविधान का अनुच्छेद है, हमें संघ बनाने या संगम बनाने, कोई भी हम अपना संघ बना सकते हैं। ये संघ हमें राष्ट्र विरोधी कार्यों में नहीं, राष्ट्र हित में करना होगा। यदि ऐसा संघ बनाते हैं तो राज्य हमें इसे बनाने से नहीं रोकेगा, लेकिन ये देश विरोध में काम नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 19(1) में अबाध संचरण की व्यवस्था है। अबाध संचरण का मतलब आप देश में 19(1) के तहत आप पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं, ना आपको केंद्र सरकार रोकेगी ना राज्य सरकार रोकेगी। अबाध संचरण का अधिकार 19(1) में दिया गया है। 19(1) में कहीं भी निवास करने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। हम चाहें कहीं भी देश में जाके घर बना लें, वहाँ पर रह सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19(e) में बताया गया है। अनुच्छेद 19(1)(f) में ये बताया गया है, हम अपनी जीविका को चलाने के लिए कहीं भी देश में भ्रमण करके व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए हमें राज्य नहीं रोकेगा, क्योंकि सरकार ने ये हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। संपत्ति का 19(1) चा जो 7वां अधिकार था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। मित्रों, अनुच्छेद 20 किसी अपराध में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ये संरक्षण, दोस्तों हम आपको बता दें, ये संरक्षण किसी भी व्यक्ति को एक दंड के लिए एक
अपराध के लिए एक दंड की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 20 में 2 व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था ये है, यदि कोई व्यक्ति एक अपराध करता है उसे एक बार दंडित किया जाएगा। अगर एक अपराध के अगर करता है उसे 2 बार दंडित करने का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि वो अगर इसका दूसरा भाग है, दूसरे में है, वह स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को अपराध यानी फंसाता है, स्वयं को अपराध में फंसाता है, तो ये अनुच्छेद हमें यानी हमारे देश के नागरिकों को उससे यानी संरक्षण के लिए अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 पे आते हैं। अनुच्छेद 21 में भी 2 व्यवस्थाएं हैं। ये दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। दैहिक यानी इस देही शरीर से यानी कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार है। मित्रों, इसमें 2 प्रावधान हैं अनुच्छेद यानी भाग ए और भाग बी। भाग ए में यानी किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से बिना विधि के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, बिना विधि के उसे वंचित नहीं किया जा सकता। मित्रों, ये 20 के यानी अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है। 21 बी में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध यानी उसे कार्रवाई की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के मनमानी के विरोध में ये निरोध करने का अधिकार देता है, यानी उसे रोकने का अधिकार देता है। मनमानी के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है तो पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। लेकिन इसमें वो समय सम्मिलित नहीं है जो यात्रा में लाने और ले जाने में समय लगता है। मित्रों, पुलिस इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। दूसरा, लेकिन ये कानून तभी लागू होता है जब पुलिस किसी व्यक्ति को किसी अपराध में पकड़ती है और थाने में ले जाकर उस थाने में एक जनरल डायरी, एक जीडी होती है, उस पर FIR जो रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसे सामान्य भाषा में FIR कहते हैं, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हिंदी में यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद ही ये समय शुरू होता है, उसके पहले ये समय शुरू नहीं होता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे संविधान में हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारे तथ्य फैक्टर संविधान की धाराओं से मिले हैं। ये आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। इनको ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।